30 नंबर का है जो पेडागोजी का क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको प्रैक्टिस लगाते हैं, देर ना करते हुए, क्योंकि 30 नंबर का आपका यहाँ से सीटेट में पूछा जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला नंबर में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंत नहीं होता है। तो ये कहा जाता है आपका निरंतरता का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, इसको भी समाप्त होने वाला नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर में कहा जा रहा है बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य से सही है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर में हो जाएगा आंसर। बच्चों के क्रियाशील प्राणी होते हैं जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में काम व अंतःक्रिया करके ज्ञान का सृजन करते हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है, यह स्थिति दर्शाती है कि डैश समाजीकरण का एक प्रमुख संस्थान है। तो 3 का आंसर आपका 2 हो जाएगा, यह मीडिया है, ऑप्शन नंबर 2। मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है खेलते समय, बच्चों के परिवार, है ना, ये सभी जो है मीडिया का बहुत रोल अदा होता है लोकप्रिय बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन पियाजे से संबंधित है। पियाजे, देखिए यह क्वेश्चन जो होता है इस टाइप से हम इसलिए ज़्यादा हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका प्रॉपर वीडियो हम डाल चुके हैं आपको, सिर्फ ये प्रैक्टिस आपके लिए है। अगर आप हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, पहले उसको देखिए, तब आपको है प्रैक्टिस में समझ में आ जाएगा कि कहाँ से हम क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं और बताते हैं। तो देखिए पियाजे के बारे में, कोहलवर के बारे में, है ना, वाइगोत्स्की के बारे में, सभी का बेहतर तरीके से कंटेंट देकर हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, आप जाके देखिए। पियाजे द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर विकास के स्तर का मिलान कीजिए। पियाजे के अनुसार कर रहा है तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए। इसमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। परिकलात्मक तर्क और अमूर्त सोच का आरंभ करना। देखिए जीन पियाजे का जो 4 रूप दिया गया था, बच्चे के विकास की अवस्था के बारे में 4 बातें बताया था उन्होंने। बच्चा बोला था कि पहला जो अवस्था होता है वह संवेदीगामक अवस्था होता है, पहला ये बातें बताया था। दूसरा में कहा था कि नहीं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से बच्चा गुजरता है। तीसरा बात बोला था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से भी बालक गुजरता है। और चौथा बात बोला था कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से बालक गुजरता था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से बालक गुजरता है। और सभी के बारे में हम इसका डिटेल से वीडियो बनाकर उपलब्ध करा चुके हैं आपको, आप जाइए अब देखिए। तो ये आपका सटीक आंसर हो गया। अमूर्त सोच प्रारंभ करता है बालक कब, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है, ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका आंसर, यहाँ पर हो गया। प्रतीकों को सोच परंतु संरक्षण नहीं। देखिए बच्चा को जब प्रतीक दिखाएगा और बच्चा वह उसे समझ करके उसे सजीवता का भी लक्षण आ सकता है उसमें और निर्जीवता का भी लक्षण आ सकता है। तो प्रतीकों को है जो वह सजीवता का लक्षण दे देता है, तो इसी को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक ऐसा करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा तर्कपूर्व चिंतन करना शुरू कर देता है बच्चे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। और संवेदी क्रियात्मक अवस्था में बालक परिक्रियात्मक तर्क और अमूर्त चिंतन का प्रारंभ करता है। तो आपका आंसर 2 हो जाएगा, सटीक आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दिया हुआ 4 नंबर के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन में देखें, हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा, है ना। इधर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा था इसीलिए हम थोड़ा छोटा कर दिए थे, अब आपको बड़ा करके हम आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से आपको साफ दिखाई पड़ेगा। फिर जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन ना पूछे सीटेट में तो हो नहीं सकता है। जीन पियाजे, कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, ये सभी जो है बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे जिसके बारे में हमेशा पूछा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 5 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है। तो 5 का 2 हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन, इस क्रिया के माध्यम से आपको सिखाएंगे तो बच्चा के लिए बहुत आवश्यक होगा सीखने में। अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया जाता है। तो नहीं किया जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा परीक्षा के लिए अधिगम, ये नहीं है। लेव वाइगोत्स्की जो थे रूस के साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि बच्चों में सामाजिक स्तर पर विकास होता है, समाज के बीच में जाता है तभी उसे संज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा लेव वाइगोत्स्की का कहना था। इसीलिए सामाजिक संस्कृति का जनक के रूप में लेव वाइगोत्स्की को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में फिर देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके कैसे अर्जित करते हैं जिससे समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है।
तो 7 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। अभी बताएं सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चे हैं जो संज्ञान ग्रहण करते हैं, अंतःक्रिया, पाठ, है ना, ये सभी जो है लेव वाइगोस्की के विचारधारा से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा किए गए नैतिक विकास के सार्वभौमिक नीति सिद्धांत अभिनवीकरण किसमें सही वर्णित है। लॉरेंस कोहलबर्ग भी एक अच्छे जो थे, अमेरिका के रहने वाले थे मनोवैज्ञानिक, इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो 8 का आंसर इसका सही हो जाएगा 3, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य हो। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जिज्ञासु प्राणी अपने आसपास की खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुद्धि प्रकार के लिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सही है। तो 10 का आंसर आपका 4 हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक प्रकृतिवादी शारीरिक रूप से क्रियाशील। यह जो है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत है। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, इसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं हमको। फिर आपको दिया गया है कि लेव वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य में भाषा है, भाषा क्या है। तो 11 का आंसर आपका 2 हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास में सुसहायक। 11 का आंसर 2। देखिए लेव वाइगोस्की जो थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को सुसहाय बताया था, तो ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में चलते हैं, सहशैक्षिक कक्षा में अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि वह जेंडर रूढ़िवादिता को पुनर्बलित करता है या करेगा। ऐसा कौन सा काम है जो टीचर को क्लास में नहीं करना चाहिए। तो 12 का आंसर देख लीजिए, 12 का बहुत ही अच्छा आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, एक समान लिंग के समूह बनाना तथा लड़के लड़कियों को पृथक पृथक अधिगम कार्य देना, यह क्लास में बच्चों को के सामने है जो टीचर को नहीं करना चाहिए। इससे लिंग भेद की तरह जो है रूढ़िवादी पनपेगा, है ना। तो सभी नज़रियों, अपने नज़र में सभी बच्चे हो या बच्चियों को समान भाव से देखना है, चाहे लड़का हो या लड़की, किसी को बांटकर उसमें नहीं पढ़ाना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, देख लीजिए। चलिए 12 नंबर हो गया था आपका, 13वां नंबर का क्वेश्चन इससे आपका होगा। चलिए देख लीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों के आकलन के लिए शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन सा उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई है। तो ये आपका कथन कारक करके दिया हुआ है, तो ऑप्शन देख लीजिए, भूमिका अदा करना भी था, समूह में कार्य करना भी है, यह भी बताया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, पोर्टफोलियो भी था और आपका परियोजना भी था। ये सभी तथ्य आपका शामिल था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, ऑप्शन नंबर 4। 13 में देख लीजिए, 13 नंबर की बात कर रहे थे हम, तो इसमें आपको सभी को आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 14 नंबर में, विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो 14 का आंसर 2 हो जाएगा आपका, स्कूल को सभी विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान करने की संस्कृति अपनानी चाहिए। स्कूल में विद्यार्थी जो है भाषाओं को सम्मान करने की संस्कृति अपनानी चाहिए, चाहे जिस संस्कृति भाषा पढ़ाया जा रहा हो स्कूल में उसे अपनाना चाहिए। और टीचर को भी चाहिए, चाहे बच्चा जिस समुदाय का हो, जिस संस्कृति का हो, उसकी भाषाओं का भी सम्मान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 15 नंबर में, कथन कारक करके दिया हुआ है आपका। ए में कह रहा है कि एक अध्यापक को अपनी कक्षा में बच्चों की सामाजिक संस्कृति संदर्भों को प्रधानता देते हुए एक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए। तो ये कहा जा रहा है ये सही है। तर्क में इसमें कहा जा रहा है क्या, कारण में, कि विद्यालयों को एक संचरित एकरूप पाठ्यक्रम का अनुकरण करना चाहिए और कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं पर गौर नहीं करना चाहिए। तो ये आपका जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, ये गलत है आपका दिया हुआ कारण। व्यक्तिगत भिन्नताओं पर गौर नहीं करना चाहिए, गौर करना चाहिए, किसी के व्यक्तिगत भिन्नता नहीं होनी चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए, लेकिन इसमें कह रहा है नहीं करना चाहिए, तो ये गलत दिया हुआ है आपका। ए सही है और बी गलत है। 15 का आपका सही हो जाएगा, 3 नंबर ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर में कहा रहा है कि गुणज वैकल्प की पहचान क्या है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, गणन कौशल, छिन्नता, संख्याओं व गणितीय तथ्यों को समझने में दिक्कत होता है, उसको गुणज वैकल्प की पहचान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में कौन सी सम्मिलित होती है।
तो 17 का हो जाएगा, देख लीजिए आंसर आपका। अधिगम क्षमता वाले विद्यार्थी, ये भी सही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ये भी सही है। और दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ये भी सही है। वह बच्चे जो ऐसे समुदाय से हो जो हाशिए पर है, ये भी सही है। तो ये सभी जो है समावेशी शिक्षा में सम्मिलित होते हैं, चाहे वो जिस समुदाय का हो, जिस प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, जिस संस्कृति का हो, कक्षा में पढ़ने के लिए आए तो समान भाव से शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। चाहे दृष्टिबाधित बच्चा भी क्यों नहीं पहुंच जाए, उसे समान बच्चे के साथ ही बैठने की अनुमति देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सभी सही हो जाएगा। 4 नंबर। 18 नंबर में चलते हैं हम। एक शिक्षिका को विद्यार्थियों की किस व्यवहार से यह इंगित होगा कि वह अपने दृष्टिबाधित है, यानी एक शिक्षिका को विद्यार्थी के किस व्यवहार से यह इंगित होगा, जानकारी होगा कि वह दृष्टिबाधित है, अर्थात उसे दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए 4, पढ़ने में चुनौती महसूस करना। जो बच्चों को पढ़ने के लिए दे दिया जाए वह चुनौतियां महसूस कर लेगा है, तो इससे समझ में आ जाता है कि वो बच्चा दृष्टिबाधित है। और पढ़ते समय आंखें मिचकाना, तो ये सभी लक्षण होते हैं दृष्टिबाधित के। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर के बाद 19 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं हम आपको। 19 नंबर में देख लीजिए। 19 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि मेधावी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, ऑप्शन नंबर देख लीजिए 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। माध्यम से उच्चतर श्रेणी के चिंतन वाले कार्यकलाप देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपको, निम्न में से समावेशी कक्षा में किसका प्रयोग करना चाहिए। तो 20 का आंसर आपका 2 हो जाएगा, आपका यथोचित समायोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने का कार्य अधिगमकर्ताओं की अभिवृत्ति भी है और अधिगमकर्ताओं की आयु भी है, अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय तकनीकी भी है और अधिगमकर्ताओं के सामाजिक संस्कृति संदर्भ भी है। ये सभी जो है अधिगम को प्रभावित करने का कारक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए क्या जरूरी है। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जो है बच्चों को समादृत महसूस होना चाहिए, ये सही है। बच्चों को अनुभवों को समाहित करना चाहिए, अनुभवों को समाहित करने से कोई मतलब नहीं है यहाँ। बच्चों को सवाल पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अर्थपूर्ण कह रहा है तो ये आपका ये वाला सही आंसर हो जाएगा। हाँ, समाहित, अनुभवों को समाहित करना चाहिए, सही दिया हुआ है। बच्चों को सवाल पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ऐसा गलत बात है। जो बच्चे सवाल पूछते हैं इसका मतलब है वो बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, उसका कौशल विकास हो रहा है, तो अनुमति देनी चाहिए। इसमें कह रहा है नहीं देनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो ये गलत दिया है। तो ए भी आपका सही आंसर है, 22 का ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको, विद्यार्थियों द्वारा अधिगम की प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों पर एक माध्यमिक विद्यालय स्तर पर अध्यापक को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो 23 का आंसर देख लीजिए, 3 आपका सटीक आंसर है। विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की त्रुटियों को पहचानने और उन पर काम करने की अवसर देने चाहिए, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर में आपका कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी जो अपने गणित में होशियार समझती है ना, एक विद्यार्थी जो गणित में अपने आप को क्या समझती है, होशियार समझती है, परीक्षा के कम अंकों के लिए अपने परिश्रम न करने को जिम्मेदार मानती है। उनका यह तर्क क्या दर्शाता है। उनका तर्क के दर्शाता है कि नियंत्रण एवं आंतरिक केंद्र को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर में कह रहा है, क्या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में भय की कोई भूमिका होती है। सही विकल्प को चुनिए। तो 25 का देख लीजिए आपका यहाँ कथन कारक करके दिया हुआ है 25 का, इसमें देख लेते हैं ऑप्शन आपको 25 नंबर में। हमारे साथ जुड़े रहेंगे आप लोग। चलिए देखिए, नहीं दिया हुआ है आपका, तो 25 नंबर में आपको यहाँ से देखना पड़ेगा आपको फिर से। चलिए देखिए 25 नंबर में कह रहा है इसका कि क्या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में भय की कोई भूमिका होती है। सही विकल्प को चुनिए। तो इसका आंसर 2 नहीं। भय की वजह से अधिगम के संबंध में विच्छेद हो जाता है और क्या होता है, विद्यार्थी भयपूर्ण परिस्थितियों में बहुत कम जोखिम लेते हैं। जहाँ डर रहता है वहाँ जोखिम कम लेते हैं। 26 नंबर में लेके चलते हैं आपको यहाँ से। चलिए देखिए 26 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, कथन करके दिया हुआ है। ए में कह रहा है अध्यापक को बच्चों की अधिक संज्ञान अपने ही नियंत्रण चिंतन के बारे में सोचने की योग्यता को विकसित करने पर बल और बढ़ावा देना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा सही है, आपका ये आपका जो है सही दिया हुआ है ना। कारण कह रहा है कि अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान बच्चों को अपने चिंतन की स्वनियंत्रित करने में मदद करता है।
तो कारण जो है आपका यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिया है, मदद नहीं करता है अपने आप संगन में, तो ये आपका गलत दिया हुआ है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है आर का। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 25 का। 26 नंबर में देखिए, 26 नंबर में क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन सी विधि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे प्रभावशाली है। तो 27 का आंसर हो जाएगा रटकर याद करना, ये अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे प्रभावी है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया था कि बच्चों को रटने पर ध्यान नहीं देना है, उसके कंसेप्ट पर ध्यान देना है। कंसेप्ट क्लियर होगा तभी रिजल्ट क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर में, 27 नंबर आपका हो गया था, 27 का 1 मिनट देख लेते हैं। 27 का आपका इनमें से कौन सी विधि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे प्रभावशाली है पूछ दिया है, माफ़ कीजिएगा, इसमें 3 हो जाएगा। संयोजन के माध्यम से समझना, ये गलत हो जाएगा आपका। संयोजन के माध्यम से समझना अधिगम के लिए बहुत प्रभावशाली होता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, तो आपका सही आंसर 3 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, इसमें गलत हो गया था हमसे। 28 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। विद्यार्थी अक्सर प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सहजज्ञ सिद्धांत रच लेते हैं, ऐसा अध्यापक को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विद्यार्थियों को ऐसी पूर्व अवधारणाएं साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और अध्यापन अधिगम शिक्षण शास्त्र को उनके अनुरूप बनाना चाहिए, ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर में है, संप्रत्यात्मक समझ हेतु अध्यापन के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो 29 का आंसर ए हो जाएगा, विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान से संबंधित स्थापित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर का है, पेडागोजी सा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावशाली सामाजिक संरचनावादी कक्षा की विशेषता या गुण है। तो 30 का आंसर आपका चौथा हो जाएगा। सामूहिक कार्य और सामूहिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चे अगर सामूहिक कार्य करते हैं, है ना, समूह में रह करके कोई चीज़ को समाधान करते हैं या प्रोत्साहित होते हैं, तो इसे बढ़ावा देना चाहिए। तो इसी के साथ आपका जो है 30 नंबर का क्वेश्चन बाल विकास हिस्सा 7 का समाप्त हुआ। हमारा वीडियो कैसा लगता है आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।